एक ऐसा शख्स जिसे मस्जिद में नमाज पढ़ते बहुत कम लोगों ने देखा, जो अंग्रेजी में सोचता था, गुजराती में बात करता था और जिसे खुद उर्दू पर महारत हासिल नहीं थी, जिसे मोहब्बत हुई तो अपने से 22 साल छोटी एक पारसी लड़की से, जो लंदन की आधुनिक जीवन शैली, बेहतरीन सूट, सिगरेट और शराब के शौकीन था। लेकिन इतिहास का विरोधाभास देखिए, इसी इंसान ने आगे चलकर मजहब के नाम पर मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की मांग की और पाकिस्तान का कायदे आजम बन गया। संस्थापक तो रहा, लेकिन जब आखिरी वक्त में उसे खुद मुल्क की जरूरत थी, तब वह मुल्क उसका ना हो सका। नियति का खेल देखिए, जिस शख्स ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए, करोड़ों लोगों के लिए एक नया देश बना दिया, वह अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में लगभग असहाय पड़ा रहा। कराची की तपती गर्मी, मच्छरों के झुंड और एम्बुलेंस खराब हो जाने के कारण करीब 1 घंटे तक सड़क पर लाचार इंतजार। इसी तड़प के साथ पाकिस्तान के बाबा कौम ने दम तोड़ दिया। फ्लैशबैक में आज बात पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। नमस्कार, मेरा नाम है गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का विशेष शो फ्लैशबैक। ग्यारह सितंबर 1948 पाकिस्तान बने अभी सिर्फ 13 महीने ही हुए थे। देश का संस्थापक बुरी तरह बीमार था। क्वेटा से कराची लाने के लिए विकर्स वाइकिंग एयरक्राफ्ट उतरा, लेकिन एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक का सफर भी पूरा नहीं हो पाया। जिस एम्बुलेंस में मोहम्मद अली जिन्ना को ले जाया जा रहा था, वह रास्ते में खराब हो गई। तपती गर्मी, मच्छरों के झुंड और करीब 1 घंटे तक सड़क पर इंतजार। पाकिस्तान के संस्थापक अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में लगभग असहाय पड़े रहे। बाद में दूसरी एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात जिन्ना ने अंतिम सांस ली, लेकिन जिन्ना उस रात अपनी बहन फातिमा जिन्ना के कान में कुछ कह गए, जो मिस्ट्री अभी तक खुल नहीं पाई है। एक ऐसा वकील जिसे कभी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत माना गया, जिसके पूर्वज कभी हिंदू थे, वही आगे चलकर पाकिस्तान का निर्माता बन गया। पाकिस्तान और भारत का बंटवारा 1947 में हुआ। ठीक 1 साल बाद जिन्ना की मौत हो जाती है। जिन्ना चले गए, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गए। उनके जाने के बाद कुछ किताबें लिखी गईं, जिनमें कई तरह की बातें सामने आती हैं और कई सवाल भी जिन्ना और उनकी सोच के इर्द गिर्द नजर आते हैं। पहला सवाल, देश के बंटवारे के बाद आखिर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मुंबई वाले मशहूर बंगले को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू से क्या गुहार लगाई थी? दूसरा सवाल, जिन्ना की मौत के 75 साल बाद भी उनकी धार्मिक पहचान पर विवाद क्यों हुआ? आखिर वे शिया थे या सुन्नी? दोनों से अलग अपनी पहचान रखते थे और उनके जनाजे को लेकर ऐसा क्या हुआ जिसने इस बहस को और गहरा कर दिया? तीसरा सवाल, जब जिन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जियारत के एक बंगले में मौत से जंग लड़ रहे थे, तब उनसे मिलने ऐसा कौन आया? उस बंद कमरे में आखिर क्या बातचीत हुई, जिसके बाद जिन्ना अपने ही सबसे करीब लोगों से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे? आखिर इन सवालों के पीछे की सच्चाई क्या है? इस कहानी में हम जिन्ना की जिंदगी के आखिरी अध्याय से जुड़े इन्हीं रहस्यों, विवादों और ऐतिहासिक तथ्यों की परतें एक एक करके खोलेंगे। साल 1916 में दार्जिलिंग में जिन्ना की मुलाकात एक मशहूर उद्योगपति और पारसी समुदाय के प्रभावशाली नेता सर दिनशु पेटिट की बेटी रतनबाई पेटिट से हुई। परिवार और करीबी लोग उन्हें प्यार से रुट्टी कहते थे। उस वक्त जिन्ना लगभग 38 साल के थे, जबकि रुट्टी महज 16 साल की, यानी दोनों के बीच करीब 12 साल की उम्र का फैसला था। उम्र के साथ साथ दोनों अलग धर्म से भी थे। रुट्टी पारसी थी और जिन्ना मुसलमान। ऐसे में इस रिश्ते का परिवार ने कड़ा विरोध किया। ये वही साल था जब लखनऊ समझौते के समय जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़े समर्थक माना जा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वे संविधान, कानून और संवैधानिक राजनीति में विश्वास रखने वाले बैरिस्टर थे।
यही कारण था कि उन्होंने रुट्टी से निकाह के लिए 2 साल का इंतजार किया। जिन्ना का ये दूसरा निकाह था। रुट्टी अपने परिवार के विरुद्ध अपने फैसले पर अडिग रहीं। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम मरियम जिन्ना रखा और 19 अप्रैल 1918 को मोहम्मद अली जिन्ना से निकाह कर लिया। ये शादी उस दौर की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई। हालांकि ये प्रेम कहानी ज्यादा लंबे तक नहीं चल सकी। शादी के कुछ वर्षों बाद दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगीं। 1928 में रुट्टी जिन्ना का घर छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि रुट्टी की मौत ने जिन्ना को भीतर तक तोड़ दिया था। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले बात साल 1920 की करते हैं। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। गांधी का मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए और जन आंदोलन के जरिए आजादी की लड़ाई लड़ी जाए। गांधी के ठीक उलट जिन्ना का मानना था कि आंदोलन का कुछ खास असर दिखने को नहीं मिलेगा। वे चाहते थे कि कुछ संवैधानिक रास्ता अपनाया जाए और धीरे धीरे उनकी दूरी कांग्रेस से बढ़ती गई। 1930 की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लगभग कमजोर हो चुकी थी। अब इसकी कमान जिन्ना ने अपने हाथों में संभाल ली। वही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसकी कहानी 1906 में शुरू हुई थी, अभी के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसमें नवाब विकार उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान तृतीय जैसे कई मुस्लिम नेता शामिल थे। 10 साल बाद 23 मार्च 1940 के दोपहर लाहौर का मिंटो पार्क लोगों से खचाखच भरा हुआ था। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों प्रतिनिधि और समर्थक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जुटने लगे। मंच पर पार्टी अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद दिखाई पड़ रहे थे। उनके साथ बंगाल के प्रधानमंत्री शेर बंगाल के नाम से मशहूर AK फजलुल हक, पंजाब के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान, सिंध के नेता अब्दुल हारून और तमाम नेतागण स्टेज पर बैठे थे। मंच पर शेर बंगाल AK फजलुल हक खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक प्रस्ताव था। उस पर शायद वहां मौजूद किसी शख्स ने भी ये सोचा नहीं होगा कि कागज के कुछ पन्नों पर लिखे शब्द आने वाले 7 वर्षों में करोड़ों लोगों की तकदीर बदल देंगे। ये था लाहौर प्रस्ताव, जिसने अगले 7 सालों में भारत के 2 टुकड़े कर दिए। अब जिन्ना अगले 7 सालों में पाकिस्तान की मांग का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। 1944 पाकिस्तान की मांग अब सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं रह गई थी। देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये तय करने की कोशिशें तेज हो चुकी थीं। ऐसे माहौल में सितंबर 1944 में बंबई के मालाबार हिल में जिन्ना हाउस, वही जिन्ना हाउस जिसे लेकर जिन्ना ने नेहरू के नाम चिट्ठी भेजी थी, यहाँ महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना की मीटिंग रखी जाती है। करीब 2 हफ्तों तक दोनों के बीच कई दौर की बातचीत चली। गांधी चाहते थे कि भारत एकजुट रहे। दूसरी ओर जिन्ना का कहना था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग देश ही समाधान होगा। और नतीजा कुछ नहीं निकला। 1945 अब ब्रिटिश सरकार भी समझ चुकी थी कि सत्ता हमेशा के लिए उनके हाथ में नहीं रहने वाली। तो अब आगे चलकर क्या करना है, इसे लेकर 2 साल पहले नियुक्त किए गए वायसराय लॉर्ड वेवेल एक मीटिंग रखते हैं। ये मीटिंग रखी जाती है पहाड़ों की राजधानी शिमला में। आगे चलकर इसे शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना गया। तो अब शिमला सम्मेलन का मेन मकसद ये था कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाए और इसके लिए सभी पक्षों के प्रतिनिधित्व का मिलाप हो। अब यहाँ भी एक समस्या आ खड़ी हुई कि आखिर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगा कौन। जिन्ना चाहते थे प्रतिनिधित्व सिर्फ उनकी मुस्लिम लीग करे, लेकिन कांग्रेस इस दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। कई दिनों तक चली बातचीत आखिरकार बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इसके साथ ही समझौते की उम्मीद लगभग टूटने लगी। मुस्लिम लीग अब बातचीत पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। असली खेल अब शुरू होता है। पार्टी 16 अगस्त 1946 का दिन निर्धारित करती है कि इस दिन देश भर के मुसलमान जुटें और आंदोलन करें। मतलब अब कोई मीटिंग नहीं, कोई वार्ता नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे की तरह इसे देखा जाएगा। लेकिन यही एक्शन डे ब्लैक डे में बदल गया। भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। सबसे पहले कलकत्ता की सड़कों पर भीषण दंगे देखे गए। 4 दिनों तक शहर आग, हिंसा और लाशों से भर गया। हजारों लोग मारे गए और लाखों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद नोआखाली, बिहार,
पंजाब और देश के कई अन्य इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, 1946 में कलकत्ता में बड़े पैमाने पर दंगों की शुरुआत करवाकर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दोनों समुदायों के बीच तीखा ध्रुवीकरण करवाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा करके अंग्रेजों पर दबाव डाला कि आखिर अब वे कभी हिंदुस्तान से वापस जाएं तो मुल्क का बंटवारा करके ही जाएं, और शायद हुआ भी कुछ ऐसा ही। 3 जून 1947 महीनों की असफल बातचीत, बढ़ती हिंसा और राजनीतिक गतिरोध के बाद आखिरकार आखिरी फैसला सामने आ गया। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडियो प्रसारण के जरिए घोषणा कर दी। इस घोषणा में साफ कर दिया गया कि ब्रिटिश भारत का बंटवारा होगा। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बनाए जाएंगे। पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने पाकिस्तान की संविधान सभा में एक ऐसा भाषण दिया जिससे वहां के लोग हैरान रह गए और स्थिति कुछ अजीब बन गई। जिन्ना स्पीच पढ़ते हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने मस्जिदों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म, जाति या पंथ से हों, इसका राज्य के कामकाज से कोई संबंध नहीं होगा। समय के साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। नागरिक के रूप में सभी बराबर होंगे। एक चर्चित किस्सा और भी है। 14 अगस्त 1947 कराची में पाकिस्तान के जन्म का ऐतिहासिक समारोह होने वाला था। मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ लेने वाले थे और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी इस समारोह में मौजूद थे। अब जिन्ना इस दौरान एक मांग करते हैं। जिन्ना चाहते थे कि मंच पर उनकी कुर्सी माउंटबेटन की कुर्सी के बराबर हो या फिर उनसे ऊंची हो, ताकि पूरा पाकिस्तान देखे उसका गवर्नर जनरल किसी भी ब्रिटिश अधिकारी से नीचे नहीं है। हालांकि ब्रिटिश प्रोटोकॉल के तहत इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। भारत का बंटवारा हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन चुके थे, लेकिन उनका दिल अभी भी बंबई के मालाबार हिल पर बने अपने पसंदीदा बंगले साउथ कोर्ट में अटका हुआ था। यही वह घर था जिसे उन्होंने अपनी पसंद से बनवाया था और हर ईंट से लगाव था। इसी दौरान भारत के पहले पाकिस्तान स्थित उच्चायुक्त श्री प्रकाश जब जिन्ना से मिले तो बातचीत के दौरान जिन्ना ने अपने बंबई वाले बंगले का जिक्र किया। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव तिलक देवशेर अपनी किताब पाकिस्तान एट द हेल्म में लिखते हैं, जिन्ना ने श्री प्रकाश से कहा, जवाहरलाल से कहना कि मेरा दिल मत तोड़ो, मैंने इस घर को ईंट ईंट जोड़कर बनाया है। तुम नहीं जानते कि मुझे बंबई से कितना प्यार है। उन्होंने ये भी इच्छा जताई कि उस बंगले को किसी प्रतिष्ठित विदेशी दूतावास या फिर किसी छोटे यूरोपीय परिवार या फिर किसी सांस्कृतिक भारतीय राजघराने को किराए पर दिया जाए ताकि उसकी देखभाल होती रहे। उनका विश्वास था कि एक दिन वे बंबई लौटेंगे और अपने उसी घर में समय बिताएंगे। बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना की इस इमोशनल अपील का सम्मान किया और उनके जीते जी उस बंगले को शत्रु संपत्ति घोषित नहीं किया। लेकिन सितंबर 1948 में जिन्ना की मृत्यु होने के बाद के वर्षों में कानूनी और सरकारी प्रक्रियाओं के तहत ये संपत्ति भारतीय सरकार के नियंत्रण में आ गई। ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना ने अपनी वसीयत में ये संपत्ति फातिमा जिन्ना के नाम की थी। जी हाँ, फातिमा जिन्ना, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी दिनों में उनके साथ थीं। दरअसल 1948 आते आते उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि उनके भाई की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही। बाहर की दुनिया के लिए जिन्ना अब भी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, लेकिन बंद कमरों में उनका शरीर तेजी से जवाब दे रहा था। लगातार खांसी, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें कराची से पहले क्वेटा और फिर जियारत ले जाया गया ताकि ठंडी जलवायु में उनकी तबीयत में कुछ सुधार हो सके। जिन्ना टीबी और फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी बेहद सीमित लोगों तक ही थी। फातिमा जिन्ना, प्राइवेट डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के अलावा शायद ही कोई जानता था कि पाकिस्तान का संस्थापक अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। एक घटना हुई जिसने इस कहानी को और रहस्यमय बना दिया। डॉक्टर इलाही बख्श की किताब विद द
कायदे आजम ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज के मुताबिक जिन्ना अपनी बिगड़ती सेहत को लेकर देश के नाम एक आधिकारिक घोषणा करने पर विचार कर रहे थे। लेकिन तभी जियारत में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान उनसे मिलने पहुंचे। लियाकत अली की मुलाकात का जिक्र फातिमा जिन्ना की किताब माय ब्रदर में भी मिलता है। दोनों किताबों की जानकारी को मिलाकर बताया जाए, लियाकत अली खान जिस समय जिन्ना से मिलने पहुंचे उस समय फातिमा जिन्ना के पास ऊपर वाले कमरे में बैठी थीं और जिन्ना बेड पर थे। खबर मिलती है कि लियाकत साहब कायदे आजम से मिलने आए हैं। फातिमा ना जाने क्यों उस समय टालने की कोशिश करती हैं, लेकिन जिन्ना कहते हैं फाती तुम नीचे चली जाओ, उन्हें ऊपर भेज दो। फातिमा नीचे जाती हैं, लियाकत अली ऊपर आते हैं। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक बातचीत होती है। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, उस मुलाकात के बाद न सिर्फ जिन्ना का मूड पूरी तरह बदल गया, बल्कि उनकी बीमारी को सार्वजनिक करने का विचार भी ठंडे बस्ते में चला गया। आखिर उस कमरे में क्या बातचीत हुई, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड आज तक सामने नहीं आया। लेकिन जब लियाकत अली खान बाहर निकले और फातिमा वापस कमरे में पहुंची तो उन्होंने अपने भाई के चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं देखी। उनके मुताबिक जिन्ना बेहद थके हुए थे, परेशान और भीतर से टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। फातिमा को लगता था कि उनके भाई के स्वास्थ्य के तेजी से बिगड़ने के पीछे सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने कुछ सबसे करीब साथियों से भी गहरा झटका मिला है। फातिमा ने विशेष रूप से पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जिक्र करते हुए संकेत दिया कि जिन्ना खुद को अपने करीबियों से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। जिन्ना की मौत के बाद एक और विवाद शुरू हो गया, जो आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सवाल था, क्या मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे या सुन्नी? जिन्ना का जन्म एक खोजा इस्माइली परिवार में हुआ था। बाद में कई इतिहासकारों ने दावा किया कि उन्होंने इमामी शिया मत अपना लिया, जबकि कुछ अन्य रिसर्चर्स का कहना था कि पब्लिक लाइफ में जिन्ना ने खुद को किसी एक फिरके से जोड़कर कभी पेश नहीं किया। तिलक देविशेर अपनी किताब पाकिस्तान एट हेल्म में लिखते हैं कि उनके अंतिम संस्कार के समय वे विवाद खुलकर सामने आ गया। सबसे पहले कराची के गवर्नर जनरल हाउस में सिर्फ परिवार और चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में शिया परंपरा के अनुसार जनाजे की नमाज अदा की गई। इसके कुछ देर बाद कराची में हजारों लोगों की मौजूदगी में सुन्नी रीति रिवाज से सार्वजनिक नमाज जनाजा पढ़ाई गई, जिसकी इमामत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने की। यानी एक ही दिन जिन्ना के दो जनाजे हुए, एक शिया परंपरा के अनुसार और दूसरा सुन्नी परंपरा के अनुसार। यही घटना आगे चलकर इस बहस की सबसे बड़ी वजह बन गई कि आखिर मोहम्मद अली जिन्ना की धार्मिक पहचान क्या थी। जिस व्यक्ति ने एक नया मुल्क बनाया, उसकी अपनी मजहबी पहचान पर सवाल उसकी मौत के बाद भी बरकरार है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस तरह के और किस्सों के लिए फ्लैशबैक के साथ जुड़े रहिए। हमारा अगला एपिसोड शनिवार शाम 6 बजे आएगा, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और दिलचस्प कहानी जो आपको अतीत के उन पन्नों तक ले जाएगी जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है। कैमरे के पीछे से दुष्यंत राणा और मुझे यानी कि गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक जागरण।